बहुत सारे बच्चे जाने पहचाने काउंसलिंग सेशन में सबको मिले थे। कौन कौन थे काउंसलिंग सेशन में, एक बार हाथ उठा के बताएं। काफी सारे बच्चे, और काफी सारे बच्चों ने कैमरा, चेहरा क्यों छुपा रहे हैं? ऐसा तो नहीं बस क्लास ज्वाइन करके मम्मी के साथ पकोड़े खाते हैं टीवी देखते हुए? चेहरा दिखाना इम्पोर्टेंट है। हाँ, कैमरा इम्पोर्टेंट है। बिना चेहरे के हम कैसे पहचानेंगे आपको? फिर कभी हम आप मिलेंगे, हम पहचान भी नहीं पाएंगे कि आप हैं। फिर आप कहेंगे ईशान भैया पहचाना आपने, हम कहेंगे आप कौन? तो जरूरी है चेहरा। कैमरा तो देखिए जरूरी है। बिना कैमरे के फिर हम भी कैमरा बंद कर लेंगे। हम क्यों कैमरा ऑन करें? हम भी आराम से यहाँ पकौड़े खाते हुए आपको पढ़ाएंगे। सर आपका कमरा तो वीआईपी जैसा है ना। वीआईपी जैसा? पीछे बस एक सफेद दीवारी तो है। चलिए सब लोग कैमरा ऑन करेंगे अपना। देखिए अब आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी कोई आम परीक्षा नहीं है। यूपीएससी में सबसे जरूरी है डेडिकेशन, मोटिवेशन और डिसिप्लिन, जैसा हमने काउंसलिंग सेशन में भी बात करी थी। कैमरा ऑन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो 110% बात है सर्दियों में रजाई ओढ़ के क्लास लेंगे। आप रजाई ओढ़ के क्लास लोगे और वो भी हिस्ट्री की क्लास लोगे तो पहले धीरे धीरे नींद आएगी, फिर रजाई की गर्मी सिर पे चढ़ेगी और सोचेंगे कि एक झपकी लगा लेते हैं, भैया को कौन सा पता लग रहा है। वो एक झपकी घंटे की हो जाएगी। उठोगे तो जूम मीटिंग में सिर्फ आप ही आप होगे, बाकी सब एग्जिट कर चुके होंगे ऑलरेडी। और इस तरीके से आपका पूरा साल निकल जाएगा। फिर प्रीलिम्स में जब पेपर देखोगे फिर झपकी और तेज आएगी कि कुछ आता नहीं है तो थोड़ी देर सो ही जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कैमरा ऑन करना, क्योंकि कैमरा ऑन कर तो पढ़ाई में इंटरेस्ट बनेगा। मजबूर हो जाओगे ना सोने के लिए, पकौड़े ना खाने के लिए। ठीक, तो डिसिप्लिन के आप यूपीएससी की तैयारी नहीं ही कर सकते। मान के चलो ये कॉलेज में चल सकता है। कॉलेज में तो एक रात पहले भी आप पढ़ के एग्जाम दोगे तो सब पास हो जाते हैं। भाई हम भी बीटेक वाले रह चुके हैं, हमें भी ऐसे ही पास होने की आदत थी। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ना शुरू किया, एग्जाम दिया, नंबर अच्छे आ गए, हो गया। यूपीएससी ऐसा नहीं है। अच्छा देखिए, जिसका माइक अनम्यूट, हिस्टोरिकल फैक्ट्स आपसे बातचीत जरूर करेंगे हम। चलिए, तो अब आपकी यूपीएससी की जर्नी शुरू होगी। आज जो आपकी ये पहली क्लास है, ये आपकी एक ओरिएंटेशन क्लास टाइप है, जिसमें हम आपको एक पूरी क्लियर पिक्चर देंगे यूपी। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन एक मिसगाइडेड मिसाइल की तरह है, जिन्हें पता ही नहीं है जाना कहाँ है। बस लॉन्च हो गए, अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, 7 समुद्र पार हो गए, लेकिन अब भी नहीं पता जाना कहाँ है। रशिया जाए, चाइना जाए, अमेरिका जाए। वो बहुत डेंजरस मिसाइल होती है। क्यों? बेचारी चलती जाती है, जीवन अपना निकाल देती है और फटती कहीं नहीं है। नमस्कार सर। और तीसरे, नमस्ते नमस्ते। और तीसरे वो बच्चे होंगे जो बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे होंगे, जो यूपीएससी जस्ट अब प्रोजेक्ट यूपीएससी के साथ शुरू करेंगे। तो इन तीनों ही टाइप के बच्चे के लिए, स्पेशली जो हमारे दूसरे और तीसरे टाइप के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है गाइडेंस, कि पढ़ें कैसे, क्या पढ़ना है। एक यूपीएससी की क्लियर पिक्चर जरूरी है। ठीक है, अब यूपीएससी के लिए देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबके हाथ में कॉपी पेन है? यस सर। एक बार उठा के दिखाओ सब लोग कॉपी पेन। यस सर। यस। ऐसा ना हो
बोलते जाएं, आप सोचो कि हम तो सब याद कर लेंगे 2 दिन यस सर। बाद। कई बच्चे होते हैं रात गई बात गई, आज पढ़ा सुबह सब सफा। ठीक, लिखते जाइएगा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, और ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी की जर्नी में अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आते हैं, और जब आपके डाउन्स यानी लो पॉइंट आता है, सबकी जर्नी में आता है, कितना ही बड़ा टॉपर हो, यूपीएससी चीज ही ऐसी है कि एक व्यक्ति के जीवन में एक पॉइंट पे लो टाइम आता ही है। वो सवाल खुद से करता है कि मैं क्यों फंस गया इस यूपीएससी के चक्कर में, इससे अच्छा तो कहीं कुछ करके नौकरी कर आके अपने दोस्तों की तरह मजे करता। तो उस लो टाइम में भटकने से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि शुरू से ही गाइडेड प्लान से चलो, स्ट्रैटेजी से चलो। ठीक, तो यूपीएससी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, वो हमेशा याद रखना, वो है स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क किसके लिए होता है? जो बस पढ़ते रहते हैं, करते रहते हैं बिना स्ट्रैटेजी, बिना प्लान के। हाउ टू डू स्मार्ट वर्क? सबके क्वेश्चंस लेंगे, एक साथ लेंगे, नहीं तो फिर तो सामूहिक चर्चा हो जाएगी, हम कभी कुछ बता ही नहीं पाएंगे आपको। ठीक है, पहले सुन लो, उसके बाद जो सवाल आएगा वो पूछना। ठीक, अब सबसे इंपॉर्टेंट है आप ये जाने कि यूपीएससी में हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क चलता है। स्मार्ट वर्क करना है हार्डली, मेहनत करनी है, लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब होता है स्ट्रैटेजी। यूपीएससी में सबसे जरूरी है कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं। स्ट्रैटेजी में क्या आता है? स्ट्रैटेजी में आता है कि आपकी सबसे पहले एक रिसोर्स लिस्ट तैयार होनी बहुत जरूरी है। रिसोर्स लिस्ट मतलब कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, क्या चीज पढ़नी है, कौन सी वेबसाइट पढ़नी है, वो सब आपको शुरू से ही क्लियर होना चाहिए। यूपीएससी रिसर्च की तरह नहीं है कि आप पढ़ते जाएंगे, नई नई बुक डिस्कवर करते जाएंगे तो वो भी पढ़ेंगे। ये सब पीएचडी में होता है। आपको पीएचडी नहीं करनी किसी टॉपिक में, आपको यूपीएससी निकालना है। यूपीएससी आपसे कोई भी टॉपिक बहुत डिटेल में नहीं पूछता, क्योंकि वो आपको उस सब्जेक्ट का स्कॉलर नहीं बना रहा, वो आपको एक ऐसा अधिकारी बनाना चाहता है, एक ऐसा ऑफिसर बनाना चाहता है जो कि हर सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, हर सब्जेक्ट की उसे एक अच्छी नॉलेज हो, कि वो जहां भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाए उसे कोई पागल ना बना पाए। कि पता लगा कोई आदमी आ गया अपने फील्ड का लेके, उसने कह दिया सर ऐसे नहीं ऐसे होता है, अब आईएएस ऑफिसर को पता ही नहीं है, वो भी कहता है अच्छा ठीक है चलो कर लो। तो इसलिए हर सब्जेक्ट की एक अच्छी नॉलेज आपको, और किसी एक दो सब्जेक्ट्स की इन डेप्थ नॉलेज हो जो आपको ऑप्शनल में आ जाता है। ठीक, तो उसके लिए सबसे जरूरी, और उसके लिए जो रिसोर्स लिस्ट रिक्वायर्ड है वो आपको शुरू से ही पता होती है। बच्चे यूपीएससी की तैयारी में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि वो जो रिसोर्स उनके सामने आती है उस रिसोर्स को पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत सारी रिसोर्सेज देख के वो हम्बल आउट हो जाते हैं कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो। अब कम से कम 100 तो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और उन हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इतने सारे नोट्स निकाले हुए हैं। हर बच्चा उन नोट्स के पीछे जाता है कि ये बुक भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। ऑनलाइन किसी ने कह दिया अच्छा ये पढ़ना है तो ये भी पढ़ लिया। एक सीनियर ने कह दिया ऐसे पढ़ लो तो ऐसे भी पढ़ लिया। अगले सीनियर से बात करी, उसने बुक रेफर कर दो तो वो भी कर ली। अगर आप ये करते हैं तो आप कभी भी यूपीएससी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है यूपीएससी का, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कितनी बुक्स पढ़ लोगे? क्या तो दिमाग इतना तेज हो भैया कि एक बार जो बुक पढ़ी वो हमेशा के लिए याद। अगर इतना तेज किसी का दिमाग है आप में से तो पढ़े, मैं उसे पूरी अथॉरिटी देता हूं, पढ़े, जितनी बुक्स पढ़नी है पढ़े। यूपीएससी में एक नया रिकॉर्ड सेट करे, हाईएस्ट स्कोर एवर इन यूपीएससी लाइफ टाइम। बट अगर आप में इतना दिमाग नहीं है, आप इतने स्मार्ट नहीं है कि एक बार जो पढ़ लें वो पूरे जीवन के लिए याद हो जाए, तो मेरी बात सुन लो, स्ट्रैटेजी से चलो, रिसोर्स लिस्ट बनाओ। अब बात आती है रिसोर्स लिस्ट बनाएं कैसे। देखो, यूपीएससी के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज आपको हर सब्जेक्ट की ऑन टिप होनी चाहिए, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटी हो। आपको एनसीईआरटीज जो है उस सब्जेक्ट की वो अच्छे से आनी चाहिए। ठीक,
फिर बात आती है एनसीईआरटी के बाद क्या हमें एडिशनल बुक रिक्वायर्ड है या नहीं। कुछ सब्जेक्ट्स में होती है, कुछ में कई बार नहीं भी होती, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिपेंड करता है, आपकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो आप एडिशनल बुक लें वो एक बुक डिसाइड करें। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, हिस्ट्री में जो एडिशनल बुक मैं प्रिफर करता हूं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं किसी बुक का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूं, मुझे किसी ऑथर से कोई रॉयल्टी नहीं मिल रही है, तो ये मत सोचिएगा कि मेरा ये जो वीआईपी ऑफिस है ये बुक प्रेफर करने की वजह से मुझे मिल गया है। ये जो हिस्ट्री में मैं बुक प्रेफर करता हूँ, एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा, मेडिएवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, अहीर सर की स्पेक्ट्रम आती है वो, हाँ राजीव अहीर सर की, तो वो इतना बहुत है। और ये एक बार फिर से बता देंगे। एडिशनल बुक में मैं बता रहा हूँ, और एडिशनल भी बहुत डिटेल में पढ़ना जरूरी नहीं है। अगेन एनसीईआरटीज आर वेरी मच, बहुत हिस्ट्री के spectrum is very bulky. How to deal with it? क्वेश्चन आपके एंड में The spectrum is very bulky. How to deal with it? एक सेकेंड, हाँ आप सबके क्वेश्चंस ना हम ये देखिए, ऐसे मत कीजिए। कौन व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा है? देखिए क्लास में अगर पढ़ना है तो डिसिप्लिन से पढ़िए, अपने हिसाब से व्हाइट बोर्ड बना के उस पर ड्राइंग शुरू करनी है तो आपका एडमिशन हम केजी में करवा देंगे। वहां आराम से आप अपने ड्राइंग बुक पे स्केचिंग करते रहना। यूपीएससी क्लास में ये सब हरकतें ना करें, आप होने वाले आईएएस ऑफिसर्स हैं तो यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव लाइक दैट। और किसी को नहीं बनना आईएएस ऑफिसर, केजी में ही जाना है तो अभी चले जाओ, बाकियों का टाइम वेस्ट ना करें। ठीक, जो रिसोर्स लिस्ट मैंने बनाई है, अब देखिए आपको अगर कोई सवाल होगा हम एंड में आपसे लेंगे, आप बस हैंड रेज कर दीजिएगा, एक एक करके सबसे सवाल लेंगे। ठीक, आप सुनिए बुक लिस्ट। हिस्ट्री में जो मैं प्रेफर करता हूँ, एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा, मेडिएवल के लिए सतीश चंद्रा और आपके मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम बहुत अच्छी बुक है, आपको बिपिन चंद्रा भी कई लोग प्रेफर करते हैं, बट बिपिन चंद्रा जी की जो बुक है बहुत डिटेल्ड बुक है, तो प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से वो इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती। बट इफ यू आर परस्यूइंग हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, सो डेफिनेटली गो फॉर इट। उसके बाद फिर आपकी शेखर बंदोपाध्याय जी की वो आती है प्लासी वाली बुक, तो हाँ प्लासी टू पार्टीशन, वो भी आप पढ़ सकते हैं। बट हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है तो इतनी डिटेल्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम इज मोर देन इनफ, मोर देन इनफ आपसे, तो वही अगर आप पढ़ने अच्छे से हो जाएगा। इसी तरीके से पॉलिटी की बात करें तो सबको पता है एक बहुत पॉपुलर बुक है लक्ष्मीकांत जी की, तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट की अपनी बुक फाइनलाइज करें। कुछ सब्जेक्ट होते हैं उसमें एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए, जैसे आपको हो सकता है इकोनॉमिक्स में जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे या फिर ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं एथिक्स पढ़ेंगे तो एआरसी रिपोर्ट्स आती हैं या बजट्स आते हैं, तब कौन सी हर एआरसी रिपोर्ट आपको नहीं पढ़नी, अगेन कुछ एआरसी रिपोर्ट्स आपको पढ़नी होती हैं, कुछ बजट प्लान्स आपको पढ़ने होते हैं, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं, हर चीज नहीं पढ़नी होती। तो ये आपको ढूंढना होगा। ढूंढेंगे कैसे? एक तो जो आपके जब ये सब्जेक्ट शुरू होगा तब आपके टीचर आपको बताएंगे ही बताएंगे। उससे पहले बहुत जरूरी है कि आप YouTube पे जाएं, जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स रह चुके हैं पिछले 3 से 4 साल के, उससे पीछे मत जाइएगा, जो पिछले 3 से 4 साल के टॉपर्स रह चुके हैं उनके इंटरव्यू सुनिए, उनके पॉडकास्ट सुनिए, वो क्या बुक प्रेफर कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रैटेजीज बता रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए और लिस्ट आउट करना शुरू कीजिए। अपने 3 से 4 दिन डेडिकेटेड इस चीज में ही दीजिए कि टॉपर्स की आप बातें सुनिए, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और आप जितने भी टॉपर्स की वीडियो सुनेंगे ना, वो एक ही चीज आपको बार बार रिपीटेडली कहेंगे कि अपनी रिसोर्सेस को मिनिमाइज कीजिए। आप अगर बहुत ज्यादा रिसोर्सेस पे जाएंगे तो कुछ नहीं पहुंचेंगे। तो अगर हर यूपीएससी टॉपर आपसे ये कह रहा है, यानी कुछ तो उसमें बात होगी इस चीज में, तभी वो कह रहा है।
और आपको किसी यूपीएससी टॉपर से ज्यादा तो नहीं ही पता होगा। अगर पता है तो निकाल दीजिए फिर यूपीएससी AIR1। हमारा जो चैनल है प्रोजेक्ट यूपीएससी का, उस पे भी आपको 2 पॉडकास्ट मिलेंगे यूपीएससी इस साल के जो AIR1 है और AIR10 है उनके भी पॉडकास्ट है। वो भी रिपीटेडली यही चीज कह रहे हैं कि अपनी जो रिसोर्स लिस्ट है उसे मिनिमाइज कीजिए, जितना रिक्वायर्ड है सिर्फ उतना पढ़िए और उसे ही बार बार पढ़िए। अगर आप पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत को ही 6 बार पढ़िए कि लक्ष्मीकांत में से अगर कुछ आता है तो आपको वो चीज पता हो। आपका प्रीलिम्स का 80 से 85% पेपर पॉलिटी का लक्ष्मीकांत से आ जाएगा। तो अगर आपको लक्ष्मीकांत अच्छे से पता है, rather than going from लक्ष्मीकांत to some another book, अब मैं लक्ष्मीकांत जी की बुक प्रमोट नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूं, तो rather than going from लक्ष्मीकांत to some other book, read लक्ष्मीकांत multiple times, 5 times, 6 times, 7 times, as much as you want, जब तक वो अच्छे से आपको याद ना हो जाए, उसकी एक एक चीज आपको याद ना हो जाए, तब तक उसे बार बार पढ़िए। अगर आपने इतना पढ़ लिया, आपका पॉलिटी का 80 से 85% पेपर क्लियर। अब जो बचा हुआ 15% है वो मान के चलो फिर किसी को भी नहीं आता होगा, और किसी को आता भी हुआ, मान लो 100 ऐसे सुपरनैचुरल बच्चे हैं यूपीएससी में जिन्हें वो भी आता है, तो क्या फर्क पड़ता है? आपको तो प्रीलिम्स निकालना ही तो है। मेंस में तो आंसर राइटिंग आएगी, उसमें इतना इन डेप्थ वो नहीं चाहिए। आंसर राइटिंग का एक अलग पैटर्न होता है, उसकी एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, वो जब हम क्लासेस लेंगे तब डिस्कवर करेंगे। ठीक, तो अपने मन से पहले ये फियर निकाल दो, ये इनसिक्योरिटी निकाल दो कि मुझे यूपीएससी में मल्टीपल बुक्स पढ़नी। रिसोर्स लिस्ट मिनिमाइज करो और उस रिसोर्स लिस्ट को एक पेपर पे लिख लो, और जहां भी आप पढ़ते हो अपनी स्टडी टेबल पे उस पर लगा दो कि जब भी दिमाग में ये आए कि अच्छा ये बुक उठाता हूं, तो पहले उस रिसोर्स लिस्ट को रेफर करो कि क्या ये चीज उसमें है। अगर नहीं है मत लो, मत पढ़ो, टाइम वेस्ट होगा। दुनिया भर के नोट्स उठा के पढ़ोगे, एनसीईआरटी के नोट्स आते हैं, इसके नोट्स आते हैं, उसके नोट्स आते हैं, टाइम वेस्ट करोगे। एनसीईआरटी पूरी खुद पढ़नी है और उसके नोट्स खुद बनाने हैं, और जो नोट्स खुद बना रहे हो उन्हें रेफर करो। ठीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए कि बुक लिस्ट अपनी मिनिमाइज करो। अब दूसरी चीज आती है आपका, आपने मान लीजिए बुक लिस्ट बना ली। अब यूपीएससी में जो अगली सबसे बड़ी चीज आती है वो है टाइम टेबल। एक टाइम टेबल सेट करो अपना। ये आपकी ओरिएंटेशन क्लास चल रही है तो इसे बहुत ध्यान से सुनना, आपके पूरा यूपीएससी जर्नी इस पे डिपेंड करता है। पढ़ाई तो हम शुरू कर ही देंगे, वो तो चलती रहेगी आपकी, लेकिन उससे पहले ये कुछ बेसिक चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी होंगी अपनी लाइफ में। एक शेड्यूल बनाओ, फिक्स शेड्यूल बनाओ कि हमें इतने बजे उठना है, इतने बजे से इतने बजे पढ़ना है। अगर आपका खेलने में इंटरेस्ट है और दिन में से पढ़ना नहीं है, ये नहीं है कि 15-15 घंटे आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। 8 से 9 घंटे की पढ़ाई भी अगर आप कर रहे हैं डेडिकेटेडली, फोकस से, इट इज सफिशिएंट। 9 घंटे से ज्यादा पढ़ाई करोगे तो ये प्रेशर कुकर की तरह फट जाएगा एक दिन, अगर इंटरेस्ट नहीं होगा। और फिर यही होता है कि 2 साल यूपीएससी की पढ़ाई करी, उसके बाद एंजाइटी ओसीडी के शिकार हो गई, डॉक्टर ने कहा 2 साल का बेड रेस्ट लो, अब मैं यहाँ नौकरी करती हूँ, अब मैं यहाँ नौकरी करता हूँ। तो अगर ये चीज अवॉइड करनी है तो स्ट्रैटेजिकली चलो, अपने दिन को अच्छे से डिवाइड करो कि इतने घंटे पढ़ना है, और उस पढ़ाई के टाइम में फिर सिर्फ पढ़ाई। ये नहीं है 1 घंटा पढ़ा, चलो यार एक रील देख लेती हूँ, मेरे दोस्त ने वो भेजा है, रील देखने शुरू। नेवर। अगर शेड्यूल 2 घंटे का है, पढ़ना है, आप एक स्टॉप वॉच लगाओ, एक क्लॉक लगाओ और फिर पढ़ाई शुरू करो। और उसके बाद अपने दिन को डिवाइड करो। अगर आप रिक्रिएशन एक्टिविटी, स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है, एक टाइम स्पोर्ट्स के लिए रखो कि 1 घंटा खेलना ही खेलना। और खेलने का मतलब ये नहीं है कि फोन पे पबजी खेल रहे हो। स्पोर्ट्स का मतलब रनिंग स्पोर्ट्स, जिसमें भागोगे। वर्चुअल कैरेक्टर को नहीं भगाना, खुद को भगाना। यूपीएससी का एग्जाम आपका पबजी वाला हीरो नहीं लिखेगा, आप लिखेंगे, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उससे उसे ही फायदा होगा, आपको कुछ नहीं होगा।
क्रिकेट है, फुटबॉल, मतलब जो भी आपको पसंद हो। अगर कोई नहीं खेलने वाला तो रनिंग के लिए चले जाओ। सड़क तो सबके पास होगी, ग्राउंड तो सबके घर के आसपास होगा। वो भी नहीं है, वैसे मुझे लगता नहीं ऐसा कोई होगा, वो भी नहीं है तो अपने घर में ही उछल कूद कर लो, थोड़ी थोड़ी देर भाग लो। फ्लैट में रहते हो, सीढ़ियों पे ऊपर नीचे कर लो। 4 फ्लोर के 3 चक्कर लगा लो, 4 चक्कर लगा लो, अपने आप थक जाओगे। स्पोर्ट्स क्यों जरूरी है? स्पोर्ट्स इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, आपके जो न्यूरॉन्स है वो ज्यादा एक्टिव होंगे, आप बेटर फंक्शनिंग कर पाओगे, बेटर मेंटल एबिलिटी होगी। तो फिर अगर आप जो चीज 3 घंटे में पढ़ रहे थे, पढ़ के याद कर रहे थे, वो आप हो सकता है 2 घंटे में पढ़ के याद करें। तो इसीलिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। तो एक टाइम स्पोर्ट्स का रखो, एक टाइम अपना किसी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी का रख लो, छोटा सा आधा घंटा दिन का। जैसे अगर किसी को पेंटिंग करना पसंद है तो पेंटिंग करना है, किसी को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, किसी को कुछ भी पसंद है, किसी को मान लो कंप्यूटर चलाना ही पसंद है, लेकिन वो आधा घंटा ही हो, और वो आधा घंटा उसके बियॉन्ड ना जाए। ऐसा ना हो कि अब अपने फेवरेट काम करने लगे तो 4 घंटे उसमें ही निकल गए। ये ना, शेड्यूल पे स्टिक करना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। ठीक है, अब आता है आपका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? एक हो गया, पहला पॉइंट क्या है कमेंट्स में बताओ। फटाफट कमेंट में लिखो, पहला पॉइंट क्या बताया था? यस, पहला पॉइंट है अपनी रिसोर्सेस को मिनिमाइज करना। दूसरा है आपका शेड्यूल फॉलो। अब ये शेड्यूल में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, शेड्यूल में आपकी सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि वो फॉलो नहीं हो पाता, वहां पे कोई देखने वाला नहीं होता। अब यहां तो देखिए, जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन आए हैं उनके सिर पे तो मैं बैठा ही रहता हूं हर समय, लेकिन अब जो बच्चे ऑनलाइन हैं, जो अपने घर पे बैठे हैं, उनके साथ क्या दिक्कत है? मम्मी से बोल दिया, मम्मी आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मम्मी भी खुश, हाँ हाँ बेटा जरूर सो, मैं तेरे लिए और खाना लाती हूँ, खूब खाओ, आज आराम कर, तू बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते। बस काम खत्म। और एक दिन, अगले दिन और आलस, मम्मी सोच रहा हूँ एक दिन का और ब्रेक ले लेता हूँ, दिमाग और अच्छे से चलेगा। हाँ बेटा जरूर, दिमाग अच्छे चलना बहुत जरूरी है। बस हो गया शेड्यूल बर्बाद। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि मॉनिटरिंग होती रहे आपकी। कुछ लोगों में इतनी विल पावर खुद होती है कि वो खुद को सेल्फ गवर्न कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर में नहीं होती। मेरे में तो नहीं थी, अभी भी इतनी नहीं है शायद। मुझे चाहिए कोई मेरे को मॉनिटर कर ले। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे चाहिए कि हर 2-3 महीने में, 2-3 हफ्तों में मैं भटक जाता हूं, कई बार शेड्यूल से ऑफ हो जाता हूं, आई नीड समवन टू मॉनिटर, उनके लिए हम डीपीआर का कंसेप्ट लाए हैं, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आप बच्चों को एक डीपीआर भर के भेजना होगा। डीपीआर भर के भेजना मतलब अब आप बच्चों को एक डीपीआर भेजना होगा, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। अब इस डीपीआर में क्या होता है, आपने दिन में क्या पढ़ा, कितनी देर पढ़ाई करी, नोट्स बनाए या नहीं बनाए, न्यूज एनालिसिस किया या नहीं किया, ये सब आपको उसमें लिखना होता है। और सच सच लिखना। झूठ लिखोगे तो देखो हमारा कुछ बुरा हो नहीं रहा, आप
एग्जाम में पास हो गए, फेल हो गए, उससे ना हम आईएएस ऑफिसर बनने, ना हमारा सिलेक्शन कैंसिल होना। झूठ लिखोगे, अपने आप से झूठ बोलोगे, अपनी जिंदगी से झूठ बोलोगे, अपने उद्देश्य से झूठ बोलोगे, खुद को ही बर्बाद करोगे। तो उसमें सच लिखना हमेशा। अगर किसी दिन कम पढ़े हो तो लिखो आई डिड नॉट स्टडी। वो आपके लिए एक एनालिसिस का पॉइंट होगा। और जिस बच्चे के डीपीआर में हमें दिखेगा इनकंसिस्टेंसी है, हम उसे कॉल करेंगे कि भैया क्यों है आपकी इनकंसिस्टेंट डीपीआर, क्यों आपने नहीं पढ़ाई करी। तो वहां एक आपको मॉनिटरिंग के लिए आपका एक साथी मिल जाएगा, जो कि हर किसी को चाहिए होता है एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। हो सकता है आज ना चाहिए हो, आज खूब विल पावर हो कि आज ही मैं अधिकारी बन जाऊंगा, पूरे आसाम का चेहरा बदल दूंगा, पूरे देश का चेहरा बदल दूंगा। मूवीज देख के, रील्स देख के जोश तो सब में आ जाता है, कई दिन रहता भी है, कुछ दिन बाद उड़ जाता है। तो वो जोश उड़े ना, उसके लिए बहुत जरूरी है मॉनिटरिंग कोई करता रहे। तो इसलिए डीपीआर आप लोगों को रोज भेजना होगा, कंपल्सरीली भेजना होगा। और साथ ही साथ आपको अपने नोट्स जो आप बना रहे हैं, वो नोट्स आपको अपने भेजने होंगे। क्या क्या टॉपिक आपने पढ़े, शुरू में वो लिख दें कि ये टॉपिक्स मैंने आज कवर किए। मान लीजिए आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 8 घंटे में कम से कम 8 टॉपिक तो पढ़े ही होंगे। ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा सब टॉपिक्स भी तो होते हैं। अब ये नहीं है कि भैया मैंने आज एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, अब एंशिएंट हिस्ट्री में इतने टॉपिक्स हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक कौन सा पढ़ा, कि मैंने मॉडर्न एम्पायर पढ़ा। अब मॉडर्न एम्पायर में भी क्या क्या चीजें पढ़ी, कि मैंने उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, उसकी इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, उसके ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। जो मोटे मोटे टॉपिक्स और सब टॉपिक्स होते हैं, शुरू में वो लिखिए, और उसके बाद जो आपके सारे नोट्स हैं और उनकी फोटो खींच के हमें भेजिए। अब ये भेजनी कहाँ है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो सॉरी नॉट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पे पर्सनली, जो हमारा यूपीएससी वाला नंबर है। इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आई कि ये जो हमारा प्रोजेक्ट यूपीएससी वाला नंबर है 8882918694, इसे आप अपने फोन में सेव कर लीजिएगा। सेव क्यों कर लीजिएगा, क्योंकि हम जो आपको अगर रिकॉर्डेड क्लास कभी भी भेजनी हुई या इस टाइप का कुछ भी ब्रॉडकास्ट करना हुआ और आपने अगर वो नंबर सेव नहीं किया होगा तो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। और अगर नहीं पहुंचे तो फिर हम पे मैसेज मत कीजिएगा भैया हम पे नहीं पहुंचा, बाकी सब पे तो पहुंच गया। क्योंकि व्हाट्सएप में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जैसे अभी ये ग्रुप में हुआ था कि कई बच्चों ने ग्रुप में हमने उन्हें ऐड किया, अब कुछ में पता नहीं क्या करा, वो ब्लॉक कर दिया, उन्होंने रिपोर्ट कर दिया। क्या हुआ कि हमारा नंबर ब्लॉक हो गया वहां से, व्हाट्सएप की ओर से। अब जो बेचारे बाकी बच्चे बचे थे, हम उन्हें ऐड ही नहीं कर पाए। अभी बता, ठीक। तो ऐसी शरारतें ना करें, अपनी शरारत के चक्कर में दूसरे का जीवन ना खराब करें। तो नंबर जरूर सेव कर लें फोन में, प्रोजेक्ट यूपीएससी के नाम से या जिस भी नाम से आप चाहें उसे सेव जरूर कर लें, ताकि हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भेज पाएं अगर आपको जरूरत, आप क्लास लेते हैं। अब बात आती है अगली, रिकॉर्डेड क्लासेस कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, किसे मिलेंगी। देखिए रिकॉर्डेड क्लासेस सबको नहीं मिलेंगी, नहीं तो आज 200 बच्चे जुड़े हैं, कल 2 बच्चे जुड़ेंगे ऑनलाइन। सब सोचेंगे रिकॉर्डेड क्लासेस आ जाएंगी, अब तो मैं आराम से बैठ के खाना खाते हुए देखूंगा क्लास अपनी। मैं क्यों कैमरा ऑन करके बैठूं, भैया की शक्ल निहारता रहूं, भैया की डांट सुनता रहूं, कैमरा ऑन करने की बार बार वो जो बोलते रहते हैं उससे डांट सुनता रहूं। तो इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस सिर्फ उन्हें मिलती हैं जो क्लास में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपका जेन्युइन रीजन है एब्सेंट होने का, मान लीजिए किसी के घर में कुछ अर्जेंट आ गया, किसी के कोई फंक्शन आ गया, किसी को कोई मजबूरन जाना पड़ रहा है, किसी का एग्जाम है, या किसी की जॉब में संडे की छुट्टी नहीं मिल पाई, बॉस ने बुला लिया कि आओ, तो आप अगर जेन्युइन रीजन देते हैं तो आपको मिल जाएगा। इतने भी निर्दयी नहीं है हम, जेन्युइन रीजन पे मिलेगा। लेकिन अगर बस ये सोचे कि आज मन नहीं है तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये यूपीएससी है, कोई मजाक नहीं है। ये 11-12 का बोर्ड्स के एग्जाम नहीं है कि 1-2 क्लास छोड़ भी दी, वैसे तो वो भी नहीं होता।
11th-12th में भी छुट्टी अलाउड नहीं होती, एक क्लास मिस करी वो छूट गया कंसेप्ट, तो छूट ही गया। जो साइंस के बच्चे होंगे, देखिए मुझे तो साइंस का ज्यादा पता है कि रोटेशन मोशन की एक क्लास छूटी, बस अगली क्लास में सब सिर के ऊपर से। देखिए विश्वजीत सिर हिला रहा है, यानी वो इसका बेचारा भुक्त भोगी रह चुका है। तो यूपीएससी में आप एक भी क्लास मिस नहीं कर सकते, नहीं तो अगली क्लास में हो रहा है कि नहीं समझ पाएंगे, फिर कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इस चक्कर में क्या होगा कि आपका पूरा शेड्यूल बिगड़ जाएगा। जेन्युइन रीजन पे ही सिर्फ क्लास आपको मिलेगी, जो कि आप क्लास में एब्सेंट होने से पहले हमें बताएंगे कि भैया ये रीजन है, इस वजह से मैं इस क्लास में नहीं आ पाऊंगा, और ये उसका वो है। अगर एग्जाम है तो एग्जाम का शेड्यूल भेज दो, बॉस ने बुलाया है तो लिख दो। अब रोज तो हर संडे तो बॉस बुलाएगा नहीं, इतने बेवकूफ तो हम भी नहीं है कि हर संडे को वो आ रहा है, या किसी संडे को बॉस ने बुला लिया, किसी संडे को पेट में दर्द हो गया, किसी संडे को कोई रिश्तेदार मर गया। इतना बदकिस्मत तो कोई होगा नहीं। तो कभी कभार ऐसा हुआ तो एक्सेप्टेबल है, उसमें हम आपको रिकॉर्डेड क्लास दे देंगे। ठीक, रिकॉर्डेड क्लास का लिंक आपके पास आ जाएगा, आप उसे देख पाएंगे। अब रिकॉर्डेड क्लास के बाद जो अगली चीज आती है वो है आपकी टेस्ट सीरीज। अब इसमें पढ़ना कैसे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अब जो आपको हम पढ़ाएंगे, सैटरडे और संडे को आपकी क्लासेस हुआ करेंगी। कल कई बच्चे नहीं ले पाए सीसैट की क्लास कुछ बच्चों की बदमाशी के कारण, तो उन सबको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहें। लेकिन आपकी हर सैटरडे संडे क्लासेस हुआ करेंगी। मान लीजिए जैसे आज तो ओरिएंटेशन चल रहा है हिस्ट्री में, मान लीजिए हिस्ट्री में सपोज हमने कवर किया मॉडर्न एम्पायर फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि सैटरडे संडे को ये टॉपिक्स कवर हुए, तो अब आपको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में बैठ के उन टॉपिक्स की सेल्फ स्टडी करनी है, और फिर थर्सडे और फ्राइडे में आपके टेस्ट हुआ करेंगे। ठीक, और ये टेस्ट आपको ऑनेस्टली देना। यूपीएससी में टेस्ट एक ऐसी चीज है जिसके लिए हर एस्पिरेंट पागल होता है। वो पैसे देते हैं टेस्ट सीरीज के लिए कि टेस्ट दे रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो टेस्ट सीरीज करवाते हैं पर्टिकुलरली पैसे लेके, आपको वो फ्री में मिल रही है। तो इसके चक्कर में, इस फ्री वाले टैग के चक्कर में बेवकूफी ना करें कि झूठा एग्जाम दे रहे हैं। झूठा एग्जाम मतलब एक लैपटॉप में, एक फोन में खुल रहा है आपका एग्जाम का फॉर्म, क्योंकि गूगल फॉर्म पे हुआ करेगा, और साइड में खोल रखा है लैपटॉप, हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा है, यहाँ क्वेश्चन टाइप हो रहा है साथ साथ। एग्जाम में तो आ गए आपके, टेस्ट सीरीज में तो फुल नंबर आ रहे हैं, पता लगा कि जिस दिन प्रीलिम्स देने जा रहे हैं उस दिन नेगेटिव में आ रहे हैं। तो अगर टेस्ट सीरीज आपने फेक करा तो आप अपने साथ ही खेल रहे हो, उसमें किसी और का लॉस नहीं होगा, सिर्फ आपका लॉस है। हमेशा याद रखो, हम लोग यहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसका आउटकम सिर्फ आपको मिल रहा है, ना हम अधिकारी बन रहे, ना अधिकारी बनने के बाद आप हमें पूछने वाले, ये भी हमें पता है। जो हमारे पावन चिंतन धारा आश्रम है जो आपको कोचिंग करवा रहा है, हमारा उद्देश्य बस ये है कि कुछ ऐसे युवा निकले जो अच्छे अधिकारी बने, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बने, जो समाज और देश के लिए कुछ कर पाए, या फिर जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो यूपीएससी की कोचिंग कर सकें, उन्हें हम निशुल्क प्रोवाइड कर सकें, ताकि वो आगे जाके इस देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। हमारा जो आश्रम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स ऑल अबाउट वर्किंग फॉर द नेशन एंड सोसाइटी। हमारा एकमात्र उद्देश्य है समाज और देश के लिए कुछ करना, और इतना ही हमारा आपसे लालच है कि आप लोग बस देश और समाज के लिए कुछ करें। बाकी आप हमें याद रखो मत रखो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें देश और समाज से मतलब बस वो आप कर दीजिएगा।
तो इसमें जो भी कुछ होगा, जो भी आपका ये डीपीआर है, जो भी आपकी टेस्ट सीरीज है, ये आपके लिए है। अगर आप इसमें हमसे झूठ बोलते हो तो सिर्फ आप अपना लॉस कर रहे हो, हमारा कोई लॉस नहीं है। हमारा बस इमोशनल लॉस है। हमें दुख होगा कि एक बच्चा जो केपेबल था, वो जो शायद डेडिकेटेडली पढ़ता और एक अच्छा अधिकारी बनता, वो नहीं बना। बाकी कोई लॉस नहीं हमारा दूर दूर तक। तो ऑनेस्टली सब चीजें करें, ठीक। अब इसके बाद अगली चीज आ जाती है यूपीएससी में आपकी, आफ्टर दिस सेल्फ स्टडी। यूपीएससी में देखिए सेल्फ स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लासेस में टीचर्स का रोल है कि वो आपको बस समझा दें कि कुछ भी हुआ उन्होंने आपको समझा दिया। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मेरा काम है आपको एक बार जो चैप्टर है वो समझा दिया। सॉरी, मान लीजिए आईबीसी है, मॉडर्न एम्पायर है, मुगल्स है, मॉडर्न इंडिया, कुछ भी है, मेरा काम है आपको समझाना। आपको मैं एक बार पूरी पिक्चर उसकी एक्सप्लेन कर दूं, आप इमेजिन कर लें, आप चीजें इमेजिन। मान लीजिए वैदिक एज मैं बता रहा हूं कि उसमें ऐसा होता था, उसमें ऐसा होता था, एडमिनिस्ट्रेशन में ये था, इकोनॉमी में ये सब था। आप वो समझते चले गए, आपको एक पिक्चर सी माइंड में बनती जा रही है, समझ गए। उसके बाद सारा रोल आता है सेल्फ स्टडी का, कि अब जो नाम है वो आपको याद करने हैं। अलग अलग एम्पायर्स के नाम, उनकी डेट्स, उनके कॉइनेज, उनके क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में क्या क्या टर्म्स यूज हो रही हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या टर्म्स यूज हो रही हैं, किसने किसे मारा, किसने किससे बदला लिया। अब सास बहू के सीरियल में तो सबको नाम याद होता है कि गोपी बहू ने ये किया, इसने गोपी बहू से बदला लिया, ये हुआ वो हुआ। हिस्ट्री में याद नहीं कर पाते। तो वो नाम याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब एक बार में नहीं होते वो नाम, तो उसके लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। तो टीचर का रोल बस इतना है कि वो आपको एक पिक्चर से क्लियर कर दे, ताकि जब आप बुक रीड करने जाए तो आपको बुक की लैंग्वेज समझने में दिक्कत ना हो। नहीं तो बुक की लैंग्वेज को समझने में कई बच्चों को 2-3 बार पढ़ना पड़ जाता है। तो वो सिचुएशन आपके सामने ना आए, आपको सब पहले से क्लियर हो, ये टीचर का काम है। कोई हार्ड कंसेप्ट आ रहा है, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, वो कंसेप्ट आपको समझा दिया, फिर उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करके उस चीज को याद करना है। तो यूपीएससी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेल्फ स्टडी। आजकल एक ट्रेंड बन गया है क्लासेस का, कि क्लासेस हो जाए खूब सारी। ये ट्रेंड कुछ इंस्टीट्यूट्स ने बना दिया है, क्योंकि उन्हें तो पैसा छापना है। 5-5 लाख रुपए उन्हें हर बच्चे से लेने साल के, तो वो तो यही करेंगे कि आओ पढ़ो, क्योंकि अब हफ्ते में दो दिन पढ़ने के कोई 5 लाख तो देगा नहीं। जब उन्हें दिखेगा हाँ हमारा तो भैया 1800 घंटे का कोर्स चल रहा है, 10 टीचर है, ये है वो है, इतनी सारी इक्विपमेंट्स है, तब वो उन्हें लगेगा कि हाँ 4 लाख रुपए देने मुझे साल के जस्टिफाइड है उस बच्चे को। तो एक इंडस्ट्री बना दी गई है यूपीएससी की। दिल्ली में लाखों बच्चे जाते हैं और लाखों सपने सजाते हैं और लाखों सपने टूट जाते हैं हर साल, क्योंकि उस धंधे के चक्कर में प्रॉफिट सिर्फ उस इंस्टीट्यूट का होता है, बच्चे का सिर्फ लॉस ही लॉस होता है। हफ्ते में पूरा दिन आप क्लासेस लोगे तो सेल्फ स्टडी कब करोगे? हिस्ट्री में टीचर ने आपको समझा तो सब दिया, उसे याद कब करोगे? पॉलिटी में आपको सब चीजें समझ तो गई, लेकिन अब वो सारे जो आपके आर्टिकल्स हैं, वो सारी जो नाम है, वो सारे जो केसेस के नाम है, केस स्टडीज है, वो याद कब करोगे? प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं कर पाओगे नाम याद नहीं हुए, क्योंकि प्रीलिम्स तो आपका सब ऑप्शन वो है ना, एमसीक्यू बेस्ड। मेंस की तरह तो है नहीं कि कुछ समझ भी आ गया तो उस हिसाब से लिख देंगे। तो सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक बुक को हो सकता है आपको 4 बार पढ़ना पड़े, 5 बार पढ़ना पड़े, ताकि वो अच्छे से याद हो जाए। और टॉपर्स भी पढ़ते हैं, जो ये आदित्य श्रीवास्तव जी हैं इस बार के ईयर 1, वो बताते हैं पॉडकास्ट में कि उन्होंने तो लक्ष्मीकांत को 10-15 बार पढ़ लिया था एक ही साल में। तो सोचो अगर टॉपर को इतना और ऐसा नहीं बेवकूफ थे, वो बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, आईआईटी से ग्रेजुएशन कर चुके थे, उसके बाद गोल्डमैन एंड सैक्स में अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, 36 लाख पर एनएम की नौकरी थी उनकी, अच्छा खासा दिमाग था।
फिर भी वो पढ़ रहे हैं बार बार, तो कुछ तो रीजन होगा। तो एक एक चीज, वो एक ही बुक काफी है, लेकिन वो एक बुक पूरी यहां आपकी छपी हुई, और उसके लिए रिक्वायर्ड है सेल्फ स्टडी। तो कई बच्चे सोचते हैं कि टीचर्स के लेक्चर देखते रहो, कि हिस्ट्री में ईशान भैया सभी पढ़ लिया, एक टीचर और पढ़ लेते हैं, क्या पता वो कुछ नया बता दे। फिर यूट्यूब पे जाएंगे, एक टीचर पढ़ेंगे, फिर सोचते हैं यार एक और देख लेता हूँ, हो सकता है विजन के टीचर ने और कुछ अच्छा पढ़ाया हो, फिर वो भी देख रहे हैं। चार चार टीचर से एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई यूज नहीं है उसका। एक बार पढ़ लिया, अब सेल्फ स्टडी करो, बुक पढ़ो अच्छे से, और बुक पढ़नी है, नोट्स नहीं पढ़ने किसी इंस्टीट्यूट के। ठीक, तो इस सेल्फ स्टडी वाली जो चीज है ना, इसे अंडरलाइन कर लो अपनी कॉपी में, क्योंकि बच्चे सेल्फ स्टडी को भूल जाते हैं, सिर्फ क्लासेस देखते रह जाते हैं, क्लासेस के नोट्स बनाते रह जाते हैं, और प्रीलिम से पहले फिर पागल हो जाते हैं 2 महीने पहले, कि कुछ याद ही नहीं आ रहा पूरे साल क्या पढ़ा था। नोट्स को रेफर कर रहे हैं, अब नोट्स को रेफर करने के बाद सवाल लग नहीं रहे, क्योंकि नोट्स में वो क्वेश्चन नहीं है, होंगे कैसे? यूपीएससी है, कोई 9th क्लास का एग्जाम थोड़ी है जो नोट्स में जो टीचर ने दे दिया वही एग्जाम में आएगा। बुक में से कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो सेल्फ स्टडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगली चीज आती है डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना। यूपीएससी की जर्नी में अगेन जो हमारे साथ बच्चे ऑफलाइन है, उनके पास डिस्ट्रैक्शन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बेचारे बाहर जा नहीं सकते। यहाँ पे फोन चलाते हैं, तुरंत टोक दिए जाते हैं, भैया फोन पे क्या देख रहे हो? पढ़ रहे हो तो ठीक है, अगर रील देख रहे हो तो फिर खटिया खड़ी। लेकिन आपके पास ऐसा कुछ है नहीं, रील्स देख रहे हो कमरे में अकेले, मम्मी को क्या पता, मम्मी बाहर अपना सीरियल देख रही है। और रील्स एक ऐसी चीज है, सोचते हो 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, 5 मिनट का ब्रेक कभी 1 घंटे से पहले खत्म ही नहीं होती। बड़ी एंगेजिंग चीज होती है रील। मैं ही फंस जाता हूं अगर मैं कभी गलती से भी रील खोल लेता हूं, इसलिए मैं खोलता ही नहीं हूं रील कभी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक बार रील खोली, कम से कम 10 मिनट मेरे वेस्ट हो जाने उस चीज में, कम से कम 10 मिनट। क्योंकि आपकी यूट्यूब की या इंस्टाग्राम की फीड पे आता ही वो है जो आपके इंटरेस्ट का होता है। एल्गोरिथम को पता है आपका इंटरेस्ट किस में। आपका इंटरेस्ट मान लीजिए पढ़ने की चीज में भी है, तो वह ऐसी ऐसी चीजें देता रहेगा जो आपके यूपीएससी के उसके नहीं होंगे, आ रही हैं बस। या फिर आपका पढ़ाई में तो खैर कई बहुत ही कम बच्चों का इंटरेस्ट होता है, किसी का गाने में इंटरेस्ट है, किसी का मान लीजिए कोई यहाँ पे मार्वल फैन बैठा है हमारा, आ रही है फैन थ्योरीज, आयरन मैन क्यों मरा, आयरन मैन नहीं मरा, जानिए नया शॉकिंग सच। अब वो 10 मिनट कब निकल जाएंगे, 10 मिनट तो खैर मेरे निकल जाते हैं, वो 1 घंटा कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तो इन डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत जरूरी है यूपीएससी में। तो अपने फोन को बिल्कुल लिमिट कर दीजिए। फोन पे जब पढ़ने बैठे अपने से बिल्कुल दूर रख दो उसे। मम्मी को दे दो, मम्मी प्लीज थोड़ी देर फोन ले लो, अगर मैं मांगू तो भी मत देना। जब मैं पढ़ लूं तभी प्लीज ये मुझे फोन दीजिएगा। अगला सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, वो क्या सोच रही होगी, वो क्या सोच रहा होगा। अगर किसी के यहाँ पे ऐसे दोस्त हैं जिनको लेके बड़े वो चिंतित रहते हैं, इनसिक्योर रहते हैं, कह रहे उसे गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, उसे गुड नाइट विश नहीं किया, तो 1 साल के लिए थाम लो। क्योंकि आपका उद्देश्य गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश करना नहीं है, यूपीएससी है। और सच में कोई अगर आपका दोस्त होगा तो आपका 1 साल वेट कर लेगा, 1.5-2 साल वेट कर लेगा। पहले जीवन में कुछ बन जाओ, उसके बाद जाओ, उसके बाद कौन रोक रहा है? उसके बाद पूरा जीवन पड़ा है, अपना काम भी चल रहा है, अपना गुड नाइट गुड मॉर्निंग भी करते रहना, फिर कौन पूछ रहा है?
लेकिन पहले कुछ बन तो जाओ। कुछ नहीं बनोगे ना, फिर सामने वाला अपने आप मना कर देगा कि 2 साल बाद, अच्छा मैं जरा चलती हूँ, हमारा तो काम हो गया, अब पापा कह रहे हैं कि यहाँ जाओ, हम जा रहे हैं, आप अपना देख लीजिए। अब वो बेचारा सोचे, ले मैंने तो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, ये यहाँ से चलते बने। बहुत ज्यादातर युवा जो हैं वो इसी चीज के शिकार हो जाते हैं। कॉलेज में चल सकता है ये सब, क्योंकि उसमें तो 1 दिन पहले पढ़ना, 2 दिन पहले पढ़ना, 1 हफ्ते पहले पढ़ना। यूपीएससी में पूरे साल पढ़ना है, यहाँ ये नहीं चलेगा। बिल्कुल थाम लो। अच्छा, किसी के ऐसे दोस्त नहीं है, किसी के और दोस्त भी हैं कि हाउ मॉल घूम के आते हैं। आदत तो सबको वही स्कूल कॉलेज वाली होगी, दोस्तों को। यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, आपके दोस्त थोड़ी कर रहे हैं। यार चल, संडे है, घूमने चलते हैं, लॉन्ग वीकेंड है, आओ घूमने चलते हैं कहीं पे, लद्दाख चलते हैं बाइक से, एक ट्रिप मार के आएंगे 10 दिन की। या फिर किसी को शौक है बतियाने का, दिन में 1-1 घंटा फोन पे बतिया रहे हैं, अपनी कहानियां सुना रहे हैं, उसने ये बोल दिया, इसने ये कर दिया, मम्मी ने ये बोल दिया, मम्मी ने वो कर दिया, पड़ोसी के घर में ये हो गया, वो हो गया। तो अपने सभी दोस्तों को कह दो कि भाई देखो, मैं अब कर रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी, मैं कर रही हूँ यूपीएससी की तैयारी, मैं 1 साल आपको समय नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगे। दिन में चाहे अपना 15 मिनट फिक्स कर लो, आधा घंटा फिक्स कर लो कि जितने दोस्तों से बातचीत करनी है उस आधे घंटे में ही करूंगा, उसके इतर कोई बातचीत नहीं। और ये जो दोस्त हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले दोस्त नहीं, बड़ा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक बार इमोशनल शॉक लगा किसी रिलेशनशिप में, वो इम्पैक्ट वो बहुत डीप इम्पैक्ट आप पर डालता है। आपका फोकस पूरा हिल जाएगा, कई दिन आप पढ़ ही नहीं पाओगे, उसके ही ख्यालों में खोए रहोगे। तो यूपीएससी हमारे दिल टूटे आशिकों के लिए नहीं होता। पढ़ ही नहीं सकते कभी लोग, क्योंकि ध्यान तो कहीं और है। तो इसलिए उन दोस्तों को तो बिल्कुल ही मना कर दो कि नो गर्लफ्रेंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स टिल आई बिकम एन ऑफिसर। अब जो बाकी के दोस्त हैं, बाकी के दोस्तों में आप उनसे कह दो कि देखो भाई, मैं आपसे खेलने के लिए कि अच्छा मैं 1 घंटा खेलूंगा बस, कहीं घूमने नहीं जाऊंगा, इस तरीके से आपके साथ। या फिर दिन में मैं 15 से 20 मिनट आपसे बात कर सकता हूं दिन में बस। आप अगर सोचो कि अपने पड़ोसी का भी, मामा, ताऊ, फूफा, गुजरे फूफा का भी मेरे को बता दोगे सब कुछ कहानियां और मैं सुनता रहूंगा, तो 1-1.5 साल नहीं कर पाऊंगा। जब ऑफिसर बन जाऊंगा तब करेंगे बातचीत अच्छे से। पूरे अपने साल भर के किस्से सुनाना तुम मुझे बैठ के। और सच में अगर कोई आपका दोस्त होगा ना, सच में कोई दोस्त होगा, तो वो मान लेगा, क्योंकि वो आपका भला चाहेगा। लेकिन दोस्त आपका भला चाहते नहीं है। वो 3 इडियट्स की बहुत फेमस लाइन थी ना कि खुद फेल होते हैं तो दुख होता है, लेकिन दोस्त टॉप मार दे तो और ज्यादा दुख होता है। तो सभी दोस्तों के साथ है। वो दोस्तियां कुछ ही समय की होती हैं, जीवन भर की नहीं होती। और जो दोस्त सच में इतना अच्छा है, जो जीवन भर आपसे दोस्ती निभाने की सोच के बैठा है, निभाएगा, वो आपको सपोर्ट ही करेगा उल्टा कि भाई अब तू देख, तुझे ऑफिसर बनना है, पढ़ ले थोड़ी देर। बहुत रेयर ऐसे दोस्त होते हैं, और अगर किसी का ऐसा दोस्त हो तो उसे कभी छोड़ना भी मत। बहुत कम ऐसे दोस्त होते हैं, और वो आपको उल्टा सपोर्ट करेगा। आप उसे बताओगे कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरा ये उद्देश्य है, मुझे बनना है, तो वो और सपोर्ट करेगा। हाँ तू अब पढ़ाई पे ध्यान दे, बातचीत तो हम बाद में भी कर लेंगे, साल भर बचा है, ना मैं कहीं जा रहा ना तू कहीं जा रहा, और अब तो फोन का भी जमाना है कि कश्मीर में एक बैठा है, दूसरा कन्याकुमारी में बैठा है, तो भी बातचीत वीडियो कॉल सब हो जाता है। तो आपको सपोर्ट करेगा, हाँ तू पढ़ाई कर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कभी जरूरत होगी तो मैं कॉल कर ही लूंगा, इतना तो फ्री आप भी होंगे, कौन सा पूरे 24 घंटे तो पढ़ना नहीं। और अगर कोई नहीं समझ रहा, कोई कह रहा है यार कहाँ इन चीजों में पड़ गया तू भी,
तो उसे बिल्कुल तुरंत छोड़ दो, क्योंकि वो आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, जो आपको जीवन में कभी कुछ करने नहीं देगा। You have to choose your friends very wisely. A smart man does not make everyone his friend. कॉन्टैक्ट सबसे रखेगा, दोस्त बहुत चुनिंदा लोगों को बनाता है, क्योंकि आपकी संगति का एक बहुत डीप इम्पैक्ट आप पे पड़ता है। पीयर प्रेशर भी बहुत बड़ी चीज होती है, सब में इतनी विल पावर नहीं होती कि रेजिस्ट कर दे। होती तो कभी कोई ड्रग्स में ना जाता, कोई स्मोकिंग शुरू ना करता, अल्कोहल शुरू ना करता कॉलेज में जाके। तो पीयर ग्रुप बहुत अच्छे से चूज करना है। और ये सारी जो चीजें आपको बड़ी हल्की सी लग रही होंगी ना, ये 1 साल बाद आपको सब रियलाइज होगा, जब आप सेल्फ एनालिसिस करने बैठोगे कि कहां कहां मैं सेटबैक करा। अगर कभी दिल्ली आना हो, दिल्ली में जो राजेंद्र नगर है, मुखर्जी नगर है, यहाँ के बच्चों से कभी वार्तालाप हो जो अपने 3 साल बर्बाद कर चुके हैं, उनसे उनकी लाइफ पूछेगा, अच्छा कैसे बर्बाद हो गया यार आपके 3 साल। यही सब कारण निकलेंगे कि पहले साल तो गर्लफ्रेंड के चक्कर में बर्बाद हो गया, अगले साल उसके ब्रेकअप के बाद जो आफ्टर दुख था उसमें बर्बाद हो गया, तीसरा साल जो दोस्त उन 2 सालों में बना लिए थे जो मेरे दुख सुनते थे, तीसरा साल उसमें बर्बाद हो गया। यही कारण निकलता है कि सेल्फ स्टडी नहीं कर पाया, शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाया, बुक्स इतनी सारी थी यार कैसे पढ़ता। ये छोटे छोटे कारण जो बहुत छोटे लगते हैं, यही एक्चुअल कारण होते हैं। एक छोटे से पत्थर से ही बहुत बड़ी रिपल्स शुरू होती हैं जो आगे जाके वेव्स बन जाती हैं। तो इन छोटे छोटे कंकड़ों को उन्हें से दूर रखें और किसी भी डिस्ट्रैक्शन में ना फंसे और डेडिकेटेडली सिर्फ पढ़ाई करें। ठीक, ये आपका सब हमने इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी हैं बिफोर स्टार्टिंग योर यूपीएससी जर्नी, कि क्या क्या जरूरी है क्या क्या नहीं, कैसे स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है, कैसे रिसोर्स लिस्ट। अच्छा, और सब बच्चे जो रिसोर्स लिस्ट बनाएंगे, आप अपना आराम से 5 दिन लो, रिसोर्सेस बनाओ और रिसोर्स लिस्ट मुझे व्हाट्सएप करोगे, जो हमारा प्रोजेक्ट यूपीएससी वाला नंबर है। कोई मेरे पर्सनल नंबर पे ना करे, मैं वो बहुत कम यूज करता हूँ, फिर ये ना कहे कि भैया मैंने आपको मैसेज किया था आपने देखा नहीं। यूपीएससी वाले नंबर पे करिएगा। अगली क्लास में फिर मैं पूछूंगा, और यहीं पे एक डिफरेंस दिख जाएगा कि कौन ऑफिसर बनेगा कौन नहीं। जो ऑफिसर बनना चाहता है, जो डेडिकेटेड है, वो आज से ही इन सब चीजों को इंप्लीमेंट कर देगा और एक्चुअली मुझे विद इन 4 डेज 5 डेज भेज देगा रिसोर्स लिस्ट। जो बच्चा सीरियस नहीं है वो नहीं भेजेगा। मैं 10 बार कह दूंगा, 10 बार नहीं भेजेगा। इसलिए यूपीएससी मुश्किल नहीं है बच्चा। क्यों मुश्किल नहीं है? क्योंकि यूपीएससी में अगर 100 बच्चे हैं तो कंपटीशन मात्र 5 बच्चों में, बाकी के जो 95 बच्चे हैं वो किसी लायक नहीं है। 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देना ही मात्र 5-6 लाख आते हैं, आधा कंपटीशन तो वहीं खत्म। उसमें से भी जो ज्यादातर लोग होते हैं वो सीरियस नहीं होते, डेडिकेटेडली मेहनत नहीं करते। वो 95 बच्चे जो हैं 100 में से, वो किसी लायक नहीं होते, वो कंपटीशन का पार्ट भी नहीं। कंपटीशन मात्र उन टॉप 5 बच्चों में जो डेडिकेटेडली पढ़ रहे हैं। तो आप डिसाइड कीजिए कि आप उन यूजलेस 95 में आते हैं या फिर उन टॉपर 5 में आते हैं। अगर आप उन डिसिप्लिन टॉपर 5 में आते हैं, फिर आपकी असली जर्नी शुरू होती है, फिर आपका असली कंपटीशन शुरू होता है। और उन 5 को कैसे पीछे, उन 4 को कैसे पीछे निकालना है वो हम आपको सिखाएंगे, लेकिन करना आपको है। हम बस बता सकते हैं, हाथ पकड़ के लिखवा नहीं सकते। केजी नहीं है ये कि टीचर ने कहा ABCD लिखो, बच्चा कह रहा है मैं नहीं लिख रहा, तो टीचर ने हाथ पकड़ के कैसे नहीं लिखोगे, लिखो बैठ के। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है।
खुद ही लिखना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद ही कर्म करना पड़ेगा। हम गाइडेंस दे सकते हैं। कभी कोई आपको मदद चाहिए, वी आर ऑलवेज है। आपको कभी भी किसी प्रकार की मदद चाहिए, कोई इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए, हम हैं यहाँ पे।